जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस में स्टैटिक जीके का पार्ट है और उसमें दोस्तों आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं करवा रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों आज नंबर आ चुका है पर्यावरण का। तो दोस्तों पर्यावरण पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ साथियों कि दोस्तों आपके यूपी पुलिस देखिए ये जीके वाला सिलेबस है, इसमें से जो स्टैटिक वाले पार्ट हैं तो उनके बारे में बात करें दोस्तों। देखिए आज हम ये पर्यावरण देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं देख क्या कह चुका हूँ साथियों, तो आपको पता होगा कि हमने दोस्तों मानवाधिकार देख लिया है, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद देख लिया है, भारत और उसके पड़ोसी देश देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लिया है, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव देख लिया, साइबर क्राइम देख लिया, वस्तु सेवा कर देख चुके हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस देख लिया है और दोस्तों उसके अलावा हमने सोशल मीडिया कम्युनिकेशन देख लिया है। तो सारी चीज़ें दोस्तों अभी मैं और क्लासेस लेकर के आऊँगा, लगभग 24 क्लासें होंगी और इन सभी की पीडीएफ दोस्तों हमने लगा दी हैं एक क्रम में दोस्तों। एक बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों एक ई बुक हमने बना दिया है, ये ई बुक है, इसी से मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। अगर आप इसे चाहते हैं परचेस करना तो परचेस कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा? तो साथियों हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप है, ज्ञान आरबीएल ऐप दोस्तों डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ से परचेस कर लीजिए दोस्तों इस नंबर पे या फिर इस नंबर दोस्तों 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप करके, देखिए ओनली व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप करके आप हमसे ये ई बुक अपने व्हाट्सअप पर पा सकते हैं, ठीक है, 99 रुपीज़ पे करके। चलिए दोस्तों, और आपको बता कि साथियों अगर आप पूरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो जाइए प्ले स्टोर प्ले लिस्ट में हमारे, ठीक है, वहाँ देखिए ये हमने बना दिया है स्टैटिक 2.0 के नाम से प्ले लिस्ट। 2.0 मतलब दोस्तों लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, अपडेटेड दोस्तों। इसको मैं दोबारा से अपडेट तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए 2.0 रख दिया, ठीक। इसी के अलावा दोस्तों संविधान हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं दोस्तों, संविधान की क्लासेस आप ले सकते हैं यहाँ से, और जियोग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगे आपको, करंट अफेयर मिल जाएगा दोस्तों, यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी मिल जाएगा इसी में, ठीक है, और दोस्तों संपूर्ण इतिहास, ठीक है। इसके अलावा चाहिए जिनको पीडीएफ दोस्तों जाइए हमारे प्ले स्टोर में जाइए दोस्तों, वहाँ ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे डाउनलोड करके जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ई बुक्स वाला कॉलम मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपके संविधान की ई बुक मिल जाएगी मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों। पे करके इसे बाहर भी आप निकलवा सकते हैं प्रिंट, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों ज्योग्राफी के है 50 रुपीज़ में, उसी तरीके से इतिहास के है। और ये दोस्तों हमारा कंप्यूटर बैच है यूपी SSS सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो वीपीओ हो, वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, एजीटीए हो, ठीक है, इन सब के लिए मात्र 199 रुपये में। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये है स्ट्रेटेजी के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो इसे आप 99 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप पे करके 99 रुपये दोस्तों हमसे ये व्हाट्सअप पे भी ले सकते हैं। इसका दोस्तों हमारा सफलता बैच है, सफलता 2.0 बैच है, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए 399 में, ठीक। और ये दोस्तों हमारा है उत्तर प्रदेश स्पेशल ई बुक। तो जो भी चाहिए दोस्तों आप ले लीजिए, जाइए एक बार हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, इन सभी का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो मेरे साथियों आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो हम दोस्तों इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हैं, देखिए पर्यावरण दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना, परि प्लस आवरण। क्या दोस्तों? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण, ठीक है। अब देखिए परि का अर्थ होता है चारों ओर, परितः, है ना, और आवरण मतलब कि ढक लेना या घेरना, यानी जो भी चीज़ें हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो पर्यावरण है, समझिएगा। जैसे जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं वही पर्यावरण। देखिए हमारे सामने दोस्तों क्या है, पेड़ हैं, पौधे हैं, है ना, बादल हैं, आसमान है, ये सब चीज़ें क्या है, यही तो पर्यावरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी हिंदी की परिभाषा हो गई पर्यावरण की। अब दोस्तों मैं अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इन्वायरमेंट, दोस्तों इन्वायरमेंट ये जो है ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना है, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस, यानी आस पड़ोस की जो भी चीज़ें आपको दिखती है दोस्तों वो पर्यावरण हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो सिंपल चीज़ें हैं, इनको आपको समझना ही है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं पर्यावरण के घटक। देखिए पर्यावरण घटक कितने हैं जिनके जरिए दोस्तों चीज़ें बनती हैं। तो साथियों आपको बता दें कि पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं। कितने घटक हैं? दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब आप कहेंगे सर जैविक घटक क्या होती हैं? तो जैविक से दोस्तों याद रख लेना जीव वाली, मतलब भैया ये कि जैविक का मतलब जीव वाली, सिंपल चीज़ें, जो सजीव हो वो जैविक घटक होंगे। अब सजीव में आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी भैया, इसमें मनुष्य खुद आ जाएगा, पेड़ पौधों में जीवे होते दोस्तों, ठीक है,
पशु पक्षियों में जीव होता है, तो यानी ये क्या हो जाएंगे, हमारे जैविक घटक हो जाएंगे। यानी आपसे पूछेंगे जैविक घटक कौन होते हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत सजीव चीज़ें आती हैं। यानी सजीव जो भी चीज़ें आपको दिख रहे होंगे अपने पर्यावरण में आसपास, वो क्या हैं, जैविक चीज़ें हैं। ठीक है, जैविक घटक हैं। जैसे मनुष्य होगा, पेड़ पौधे, आपने दोस्तों भेड़ बकरी गाय, है ना, जो भी चीज़ें आपको दिख रहे होंगी, है ना, पक्षी कोयल, कुछ भी चीज़ें, एवरीथिंग दोस्तों जिनमें जीव है, वो क्या है आपकी, वो आपकी दोस्तों जैविक घटक हो गए। ठीक है, अब अजैविक घटक क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत निर्जीव चीज़ें आती है। यानी दोस्तों जो सजीव चीज़ें उनको छोड़ दें तो आपके पास जो निर्जीव चीज़ें बचेंगी वो अजैविक घटक आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास दोस्तों पर्वत होंगे, पठार होंगे, पहाड़ होंगे, भूमि होगी, जमीन होगी, जल होगा, वायु होगा, मृदा होगा, तापमान होगा, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये अजैविक घटक हैं। ठीक, इन चीज़ों से मिल करके ही क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है। क्या बनता है, पर्यावरण। यानी पर्यावरण के दोस्तों दो घटक हैं, जैविक घटक जिसमें सजीव चीज़ें आएंगी, अजैविक घटक जिसमें निर्जीव चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और उसको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं, अब वायुमंडल की बात करते हैं। क्या दोस्तों, वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या होता है मेरे साथियों, तो आपको पता है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा ना, वही क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, और आपको बता दें कि वायुमंडल सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से। ये आपके यूपी पुलिस जेल वार्डन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें, तो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें दोस्तों, तो मुख्यतः 5 परतें हैं। कितनी मेरे दोस्तों, तो वायुमंडल में मुख्यतः 5 परतें, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो इन मंडलों को आपको याद रखना है, कौन से मंडल में क्या चीज़ें होती हैं, उनको भी आपको समझना है, याद करना। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दोस्तों सबसे निचला मंडल है, याद रखिएगा, यह सबसे निचली परत होती है। यहाँ गैसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। यानी यहाँ पे गैसों का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। यानी कि जब हम क्षोभ मंडल दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है दोस्तों, वो घटने लगता है। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी, 12 किलोमीटर के आसपास दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि सर्वाधिक मौसम संबंधी परिवर्तन इसी में होते हैं। जैसे आपको पता है कि आंधी आती है दोस्तों तो आपको नीचे ही महसूस होती है ना, तूफान आएगा दोस्तों नीचे ही पूरा हिला कर रख देगा। ठीक है, तो आंधी और तूफान लगभग दोस्तों आपके क्षोभ मंडल की ही घटनाएं होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों समताप मंडल पहुंचते हैं। समताप मंडल दोस्तों, क्षोभ मंडल का समताप मंडल होगा, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ओजोन परत होता है। देखिए ओजोन परत है ना, ओ से याद कर लेंगे, ओ से, देखिए मैं तो ऐसे याद रखा था, ओ से ओजोन परत, सा से समताप मंडल। ठीक है, समताप का होता है दोस्तों एकदम बराबर ताप, यानी कि तापमान एक समान रहने के कारण इसको समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन परत दोस्तों रहती है। ठीक, याद रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी में दोस्तों जेट विमान हो गया या फिर वायुयान हो गया दोस्तों, इसी में उड़ते हैं ना। तो दोस्तों समताप में दोस्तों सबके लिए समान है, तो इसीलिए दोस्तों इसमें वायुमंडल वायुयान भी उड़ते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कि वायुयान किसमें उड़ते हैं दोस्तों, जेट विमान किसमें उड़ते हैं, ओजोन परत किसमें, तो आपका ये सभी की सभी चीज़ें समताप मंडल की घटनाएं हैं। चलिए अगला है मध्यम मंडल दोस्तों, या फिर मध्य मंडल। तो दोस्तों यह सबसे ठंडा मंडल, यहाँ पे दोस्तों लगभग -100 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों 70 से 75 किलोमीटर तक ऊंचा फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें जब हम 70 किलोमीटर जाते हैं दोस्तों तापमान घटता है, और 70 से 75 किलोमीटर के बीच तापमान बढ़ जाता है। यानी जब 70 में जाएंगे दोस्तों तापमान यहाँ पे घटेगा, और 70 से 75 यानी 5 किलोमीटर अगर और जाते हैं तो तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहाँ पे दोस्तों कौन सी घटनाएं होती हैं, तो मध्य मंडल में दोस्तों उल्का पिंड, ठीक है, पुच्छल तारे वगैरह, जिससे तारों का टूटना कहते हैं, तारा टूटता आप देखोगे कभी, है ना, कहते हैं दुआ मांग लो, इनसे कुछ मांग लो ना। तो दोस्तों वो घटनाएं किसकी हैं, तो वो मध्य मंडल की हैं। किसकी हैं, मध्य मंडल है दोस्तों। क्या, मध्य में दोस्तों उल्का पिंड टूट जाता है। अगर दोस्तों आप मध्य में बैठे हैं तो दोस्तों दोनों तरफ से अगर आप कोई पुश करेगा दोस्तों आप टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि उल्का पिंड यानी कि तारों का टूटना दोस्तों किसका भाग है, तो मध्य मंडल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आयन मंडल।
आयन मंडल क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ की गैसें आयन में टूट जाती है दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों रेडियो तरंगे, दूर संचार और सैटेलाइट, दोस्तों जो भी आप चीज़ें देखते हैं ना आज मोबाइल में यूज कर रहे हैं दोस्तों, या फिर टीवी आप बैठे देख रहे हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ सैटेलाइट हैं या फिर रेडियो तरंगों के जरिए चल रही हैं, और वो सारी चीज़ें कहाँ से, आयन मंडल से ऑपरेट होती हैं। यानी आपसे पूछेगा कि रेडियो तरंगे दोस्तों कहाँ पे हैं, दोस्तों आयन मंडल में। सैटेलाइट, दूरभाष, उससे सभी की सभी क्या है, आयन मंडल में फैली हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला है बाह्य मंडल दोस्तों। तो बाह्य मंडल की बात करूँ तो यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। यहाँ दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है दोस्तों, ये बाह्य मंडल हो गया। तो दोस्तों आपको जो चीज़ें हमने बताई दोस्तों, इनमें से मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, आपको याद ही रखना है उसको। पहली चीज़, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। दूसरा दोस्तों, आपके ओजोन परत कहाँ है, और वायुयान कहाँ उड़ते दोस्तों, समताप मंडल में। मध्यम मंडल में दोस्तों आपसे पूछेगा उल्का पिंड कहाँ टूटता है दोस्तों, उल्का पिंड संबंधी चीज़ें कहाँ होंगी, मध्यम मंडल में। आयन मंडल में दोस्तों रेडियो तरंगे, दूरसंचार, सैटेलाइट संबंधी चीज़ें आयन मंडल में होंगी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं ओजोन परत की, क्योंकि हमने देखा दोस्तों ओजोन समताप मंडल में। ठीक है, तो ओजोन की बात अगर मैं करूं मेरे दोस्तों, तो ओजोन आपको बता दें कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली गैस ओजोन गैस कहलाती है। देखिए आपको पता होगा ओजोन को O3 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिल गए तो दोस्तों ये क्या हो गई, ओजोन बन गई। ठीक है, आपको बता दें कि इसका नाम ग्रीक शब्द ओजिन से बना है। ओजिन का अर्थ होता है दोस्तों सूंघना, यानी ओजोन ओजिन से बना। और दोस्तों आपको बता दें कि यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत विषैली गैस है दोस्तों, बहुत गंध करती है। ठीक है, और इसे O3 से प्रदर्शित करते हैं। ओजोन परत को हम रक्षा कवच कहते हैं। क्यों दोस्तों रक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, चलिए ओजोन के महत्व क्या है, तो वही दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों ओजोन सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रे हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसीलिए ओजोन को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर पराबैंगनी किरणों के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है उनसे क्या होता है, तो आपको बता दें कि पराबैंगनी किरणों के कारण मानव शरीर में चर्म रोग, कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं मेरे दोस्तों। तो ये ओजोन के महत्व हैं, आपको पता होना चाहिए। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। ठीक है, आपको बता दें कि ओजोन का क्षरण भी हो रहा है। तो ओजोन का क्षरण कैसे होता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ओजोन परत के क्षरण के लिए दोस्तों मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस दोस्तों जिम्मेवार है, जो कि आपको पता है कि आपके एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, इनसे निकलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ गैस और भी हैं, जैसे हैलोजन हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और भी रासायनिक चीज़ें जिम्मेवार हैं, मगर दोस्तों मुख्यतः रूप से आपका CFC आता है। आपको बता दें कि जो CFC है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह दोस्तों गैस कहाँ निकलती है, तो यह हमारे दैनिक उपयोगकरणों से, जैसे एयर कंडीशनर यानी AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, और फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री, इनसे दोस्तों बहुत ही तेजी से CFC निकलती है, और दोस्तों ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ओजोन में दोस्तों छिद्र भी देखा गया। ध्यान रखिएगा, ओजोन में छिद्र की बात करें तो ओजोन परत में छिद्र का खोज किसने किया, जोसेफ फॉरमैन द्वारा ओजोन में छिद्र का पता किया गया। और आपको बता दें कि ओजोन की सबसे पतली परत दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका है दोस्तों, उसके ऊपर पाया गया, सबसे पतली परत है वहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों ओजोन की जो मोटाई हम किससे मापते हैं, तो ओजोन की मोटाई दोस्तों डॉप्सन में मापते हैं। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ओजोन की मोटाई हम किससे मापते हैं, तो डॉप्सन से हम ओजोन की मोटाई को मापते हैं कि ओजोन कितना मोटा है दोस्तों, यहाँ पे कितनी मोटी परत है ओजोन की, तो ये हम डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको और रखना याद, ठीक है, कि ओजोन परत की मोटाई दोस्तों बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा हो जाती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ठीक है, बसंत ऋतु में दोस्तों सबसे मोटी हो जाएगी और वर्षा ऋतु में दोस्तों इसमें कमी आ जाती है, ये सबसे कम स्तर पे हो जाती है, यानी इसकी मोटाई घटती बढ़ती भी रहती है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताओ 16 सितंबर। क्यों मनाते हैं, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को आयोजित किया गया था, तो इसी कारण दोस्तों 1994 में, और 1994 से 16 सितंबर को दोस्तों हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व ओजोन दिवस ये भी आपके वीडियो एग्जाम के पेपर में पूछा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को।
कब मनाते हैं? 16 सितंबर दोस्तों। ओजोन की मोटाई किस में आते हैं? डॉप्सन में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछी जाती हैं। और ओजोन को दोस्तों सबसे ज़्यादा फर्क कौन सी गैस डालते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कहाँ से निकलती? तो आपके AC हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, इन चीज़ों से ये चीज़ें निकलती हैं। चलिए, तो ओजोन हम देख चुके। चलिए अब देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। क्या? इकोसिस्टम देखते हैं। और याद रखें दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में A.G. टॉन्सले द्वारा किया गया था दोस्तों। ये आपके UP SSC लेखा परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आपको बता दो दोस्तों कि जीव की प्रकृति और उसका कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है। जो परितंत्र क्या है दोस्तों? जीव की प्रकृति कैसी, उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, उनको एक क्रम में लगाना, यही क्या होता है? परितंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए परितंत्र के घटक दोस्तों क्या है? तो जैविक अजैविक घटक हैं। ठीक है, जैविक घटक है, अजैविक घटक। जैविक घटक हमने बताया था अभी दोस्तों कि जैविक क्या होता है दोस्तों? जो जिंदा होते हैं। ठीक है, चलिए तो जैविक घटक की बात कर लें तो जैविक घटकों भी दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या? जैविक घटकों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हो जाएंगे दोस्तों? एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए समझिएगा, परितंत्र के घटक कितने हैं? 2 घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। अब जैविक घटक को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्या है? जैविक घटक के 3 भाग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होता है दोस्तों? समझिएगा, उत्पादक क्या आते हैं? इसके अंतर्गत दोस्तों वनस्पतियां आती हैं। वनस्पति जनक दोस्तों, सभी जितने भी वनस्पतियां दोस्तों सब उत्पादक में आती हैं। अब उपभोक्ता की बात कर लें, जो इनको खाते हैं। ठीक है, जो इनको खाएंगे वनस्पतियों दोस्तों, वो उपभोक्ता आ जाएंगे। अब उपभोक्ता दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 भागों में हम उपभोक्ता बांटते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो दोस्तों शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। द्वितीय उपभोक्ता दोस्तों जो मांसाहारी होते हैं, शेर, चीता, है ना, ये हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता जो सर्वाहारी होते हैं, जैसे मनुष्य होगा, कुत्ता होगा, जो दोस्तों वेज और नॉनवेज दोनों खाते, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, वो हम आते हैं तृतीय उपभोक्ता में। तो ये चीज़ें समझोगे। पहली चीज़ दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, और दोस्तों अपघटक में कवक और शैवाल आते हैं, जो दोस्तों इनको मरने के बाद खाते हैं। देखिए समझिएगा, जैविक घटक को 3 भागों में बांटा है, उत्पादक, उपभोक्ता। देखिए उत्पादक कौन खाएंगे? उपभोक्ता खाएंगे। और उपभोक्ता को कौन खाएंगे? अपघटक खाएंगे। समझिएगा। और दोस्तों जो उपभोक्ता होते हैं उनको 3 भागों में बांटे। प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, गाय भैंस हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता दोस्तों मांसाहारी यानी कि शेर चीता हो जाएगा। तृतीय उपभोक्ता यानी सर्वाहारी दोस्तों मनुष्य और कुत्ता हो जाएगा। ठीक, अब अपघटक क्या होता है दोस्तों? जब इनके मरने के बाद ये खाते हैं, कवक और शैवाल उगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। जैविक घटक में दोस्तों हमने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया। अब दोस्तों अजैविक घटक क्या है? तो दोस्तों अजैविक घटक हमने बताया जिनमें जीव नहीं होते ना, आगे थोड़ा हमने देख चुके थे। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इनमें दोस्तों भौतिक घटक क्या होते हैं? तो जिनमें दोस्तों जीव के वृद्धि विकास की क्षमता पाई जाती है दोस्तों, जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, ऐसे दोस्तों इनके बिना जीवों की वृद्धि दोस्तों होना नामुमकिन है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों पर्यावरण संबंधित कुछ सम्मेलन हुए थे, उनको देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इसको आपको समझ के चलना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे आते हैं। चलिए पहला दोस्तों सम्मेलन क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ दोस्तों? स्वीडन की राजधानी। आपको पता होगा स्टॉकहोम में दोस्तों 5 जून 1972 दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। देखिए 5 जून से लेकर के 18 जून के मध्य चला था स्टॉकहोम दोस्तों स्वीडन में हुआ था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और आपको बता दें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन करना। इसलिए दोस्तों 5 जून को हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बताइएगा 5 जून 1972 को। ठीक है, कितने देशों में भाग लिया? 119। कहाँ हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? स्वीडन में। इसका उद्देश्य क्या था? कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन करना। अगला है पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 1992 बहुत फेमस है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 बहुत ज़्यादा फेमस दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो दोस्तों, कहाँ? ब्राज़ील में दोस्तों। इसमें भी 172 देशों ने भाग लिया। और आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। समझिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, इस सम्मेलन में 21 नियमों वाला दोस्तों एक एजेंडा तैयार किया, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। किसमें? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। नोट करके लिख लेंगे दोस्तों कि पृथ्वी सम्मेलन 5वां पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 1997 में आयोजित किया गया। ये भी आपके PCS 2020 में पूछा गया। चलिए
अगला है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन दोस्तों, हेलसिंकी क्या है? फिनलैंड की राजधानी दोस्तों। 1974 में होता है हेलसिंकी सम्मेलन दोस्तों। किसके लिए? समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए, यानी समुद्र में दोस्तों समुद्र को शुद्ध रखना है, समुद्र को गंदा नहीं करना, इस उद्देश्य से दोस्तों हेलसिंकी सम्मेलन किया गया था। अगला दोस्तों लंदन सम्मेलन 1975 में दोस्तों लंदन में होता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्री कचरे का निस्तारण दोस्तों, समुद्र में जितना भी कचरा दोस्तों व्यापार के माध्यम से फैल रहा है उसका निस्तारण करना। चलिए अगला दोस्तों वियना सम्मेलन। वियना क्या दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1985 में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और लागू दोस्तों 1988 हुआ। इसका सम्मेलन का अर्थ क्या था? तो उद्देश्य क्या था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों वियना सम्मेलन लाया गया था। ओजोन के बारे में हमने देखा था, ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं दोस्तों? डॉप्सन से मापते हैं, डॉप्सन से। और ओजोन दिवस का मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आपको बता दें कि मॉन्ट्रियल कहाँ पर दोस्तों? कनाडा में, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, और ये ओजोन संरक्षण वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी ओजोन परत संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों ये देखिए आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया दोस्तों 2023 में क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, नहीं ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस से संबंधित है, 16 सितंबर 1987 कनाडा में, ठीक। चलिए अगला है न्यूयॉर्क सम्मेलन 1987 को दोस्तों। 1987 में न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ, न्यूयॉर्क में दोस्तों अमेरिका में। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था न्यूयॉर्क सम्मेलन का? एजेंडा 21 पर आम सहमत के लिए कराया गया, इसे हम Rio+5 भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एजेंडा 21 बनाया गया था उसके लिए, ठीक, सहमति कराने के लिए ये किया गया था। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों। क्योटो कहाँ है? जापान में, ठीक। 1997 में दोस्तों ये प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। ये क्या था? जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव को लेकर के था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा जाए 5%, ठीक है। और कार्बन डेटिंग की अवधारणा उत्पन्न यहीं से हुई दोस्तों। ये आपका यूपी PCS 2021 में पूछा गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। क्योटो कहाँ दोस्तों? तो जापान में है। इसका उद्देश्य दोस्तों जलवायु परिवर्तन को रोकना, हरित गृह प्रभाव को समझना, ठीक है। चलिए और कार्बन, इसका जो उद्देश्य मेन उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना, ठीक है। चलिए अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन दोस्तों। यह होता है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता, 2002 में किया गया। इस पे क्या बात किया गया दोस्तों? तो सर्वप्रथम सतत विकास पर जोर देने की बात की गई। और Rio+10 यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और इसमें दोस्तों कहा गया गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक कोष की स्थापना करना, ठीक है। गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक कोष की स्थापना करना, यह जोहान्सबर्ग दोस्तों सम्मेलन में कहा गया, 2002 में ये सम्मिलित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है Rio20 सम्मेलन, ठीक है। Rio20 सम्मेलन ये 2012 ब्राजील में हुआ। इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना। और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है दोस्तों? तो तापमान, देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों का ही प्रभाव है, ठीक है। ये देखिए आपके SSC MT से पूछा गया। और दोस्तों इसका जो था घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था Rio20 का? द फ्यूचर वी वांट दोस्तों, जो फ्यूचर हम वी वांट, जो हमें फ्यूचर दोस्तों चाहिए, ठीक है। ये SSC CGL 2022 में पूछा गया। उसका दोस्तों COP26, COP देखिए जो भी COP हैं ये सब जलवायु संबंधित हैं। COP26 दोस्तों 2021 में हुआ है सम्मेलन, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसका दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर के हुआ। और दोस्तों यहीं पर ही देखिए COP26 के मीटिंग में ही नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंचामृत मंत्र दिया गया, यानी 5 चीज़ें बताई गई। क्या बताया गया कि दोस्तों भारत 2030 तक अपनी जैव जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा, ठीक है। दूसरा क्या कहा इन्होंने पंचामृत में कि 2023 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय और जीवाश्म, ठीक, गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा कर लेगा, यानी 50% दोस्तों ऊर्जा हम ऐसे अर्जित करेंगे, ठीक है, अक्षय ऊर्जा से, ठीक है, जिसमें हमारा सौर ऊर्जा भी होगा, ये सब चीज़ों से, ठीक है। चलिए और फिर तीसरा क्या बोला? भारत अब से लेकर 2030 तक, क्या भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, ठीक है। और चौथा क्या बोला? 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर लेगा। और पांचवा क्या बोला? पंचमृत पांचवा क्या बोला? वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य रखेगा, ठीक है, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा, ठीक है। चलिए अब तो COP27 कब हुआ? तो दोस्तों 2022 में कहाँ हुआ? दोस्तों शर्म अल शेख मिस्र में। इसमें क्या हुआ दोस्तों आपको बता दें, इसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। और भारत हरित हाइड्रोजन, समझिएगा, भारत दोस्तों हरित हाइड्रोजन, क्या भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति की उद्देश्यों को दोस्तों इसमें शामिल किया। कहा कि हरित हाइड्रोजन पर हम काम करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत सरकार ने वहाँ से कहने के बाद दोस्तों भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को भी मंजूरी दी दोस्तों वहाँ से आने के बाद, ठीक है। और वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा और जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% दोस्तों एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा ना। ये चीज़ें आपको याद कर लेना। चलिए अब दोस्तों COP 28 कब हुआ? तो दोस्तों COP 28 2023 में हुआ दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। इसमें दोस्तों 197 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दोस्तों पहलों के प्रस्तुत क्या कहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे। वही दोस्तों बात कर लें COP 29 दोस्तों आपको पता है 2024 में होगा बाकू कहाँ? अजरबैजान में, ठीक। यहाँ होगा। इसका लक्ष्य क्या है? एक अधिक लचीला और न्याय संगत दुनिया बनाना दोस्तों। और याद रखेंगे COP की प्रथम बैठक कब से हुई दोस्तों? जर्मनी में हुई थी, 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, ठीक। ये फिर 29 फिर 30 होगा, फिर 31 होगा, इस तरीके से। दोस्तों ये आपका लेटेस्ट है। ये आपसे पूछ सकता है कि COP 29 की बैठक कहाँ होगी 2024 में? तो बाकू अजरबैजान में होगी। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। ये करंट में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ दोस्तों हम इसमें शामिल करते हुए आपके लिए लेकर के हमेशा आ रहे हैं, ठीक है। तो COP का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों पुरस्कार। तो हम इनसे संबंधित पुरस्कार देखेंगे, पर्यावरण संबंधित पुरस्कार देखेंगे। चलिए जैसे राइट लवलीहुड पुरस्कार दोस्तों 1980 में इसकी शुरुआत की गई। कहाँ? लंदन में दिया जाता है। किसके लिए? सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों। इसकी राशि कितनी है? $2.8 लाख, ठीक है। इतने रुपए दिए जाते हैं किसमें? राइट लवलीहुड पुरस्कार में। वही तो टाइलर पुरस्कार 1973 में शुरू किया गया। किसके द्वारा? यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया द्वारा प्रदान किया था। किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा विकास हेतु, ठीक है। अगला है गोल्ड मैन पुरस्कार। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण व विकास के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता को यह दिया जाता है, ठीक है, गोल्ड मैन पुरस्कार, ठीक है। अगला है गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 में शुरू किया गया। इसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ग्रीन का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? पर्यावरण संबंधित है। ये दोस्तों आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ कन्वर्जन है ना, कन्वर्सेशन, ठीक है, चैरिटी द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए और ये भी पर्यावरण संरक्षण के विकास के लिए होता है। चलिए अब दोस्तों कुछ आंदोलन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। कुछ आंदोलन देखते हैं दोस्तों जो पर्यावरण संबंधी कुछ आंदोलन हमारे देश में हुए थे। जैसे चिपको आंदोलन 1973-74 में चला। कहाँ? चमोली उत्तराखंड में। इसमें होता क्या था दोस्तों? यहाँ पेड़ों की कटाई तेजी चल रही थी दोस्तों। फिर लोगों ने दोस्तों क्या करा कि चिपको आंदोलन चलाया और दोस्तों ये जो पेड़ होते थे इनमें चिपक जाते थे। कहते थे पहले हमको काटिए फिर पेड़ काटे देंगे। यानी बहुत ही शानदार दोस्तों ये पर्यावरण आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों ये आपके SSC MTS में पूछे गए थे। और दोस्तों कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी को भी इनका साथ मिला था दोस्तों। ये तीनों नाम याद रखेंगे, ये UPSI में भी पूछा गया। क्या होता था दोस्तों इसका, है ना? तो वृक्षों में चिपक कर दोस्तों काटने से रोकते थे। SSC HSL में पूछा गया था। तो यार कि दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। कब? 1973-74 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपिक्को आंदोलन चला 1983 में कर्नाटक में। ये भी दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े, है ना। याद रखें दोस्तों अपिक्को आंदोलन का संबंध भी पर्यावरण से संबंधित है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों 1985 में शुरू हुआ था, ठीक। ये दोस्तों चर्चित रहता है धीरे धीरे, ठीक है। इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया? तो मेधा पाटेकर हो गए, बाबा आमटे हो गए और अर्धंती राय द्वारा किया गया। दोस्तों ये आपके UPSI में पूछा गया। क्यों? और दोस्तों इसका मेन विरोध किसका था? जो नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध बनाया था उसके विरोध में ये चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों मेन कौन था? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे भी इससे संबंधित है और अर्धंती राय भी, ठीक। UPSI में पूछा गया। अगला है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन 1994 में शुरू हुआ दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत ने इसका शुरू किया था। इसका संबंध किससे था? तो वृक्षों को लगाकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना दोस्तों मैती आंदोलन कहलाता था, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अब दोस्तों कुछ संगठन देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, ठीक है। कुछ संगठन देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ संगठन। जैसे पहला है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन, है ना, कन्वर्सेशन और दोस्तों ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कार्य क्या होता है? जीवों की देखरेख व संरक्षण करना। दोस्तों ये 3 प्रकार के पत्र जारी करता है। रेड
डाटा बुक, है ना, पिंक डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक। देखिए रेड डाटा बुक तो याद रखना दोस्तों, रेड डाटा बुक क्या होते हैं, जो दोस्तों संकटापन्न विलुप्त जाय प्रजाति के होते हैं उनको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं दोस्तों। ये सीजी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। देखिए रेड डाटा बुक क्या होता है, जो जानवर दोस्तों क्या होते हैं, विलुप्त होने वाले होते हैं दोस्तों, है ना, संकटापन्न होते हैं, उनको दोस्तों रेड डाटा बुक में उनका नाम डाल देते हैं। फिर ग्रीन डाटा बुक क्या होता है, जीवों की संख्या में वृद्धि होने पर, जैसे उनके किसी के जीवों की संख्या है वो बढ़ जाती है अचानक, तो उसको हम ग्रीन डाटा बुक में रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के डाटा बुक आपसे पूछेगा कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता, तो IUCN, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए। ठीक है, चलिए अगला है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये UNEP क्या है, इसकी स्थापना दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम में की गई। मुख्यालय कहाँ है इसका, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, चलिए अगला है विश्व वन्य कोष दोस्तों, WWF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो WWF यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, WWF का दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दोस्तों, ये आपके यूपी टेट में पूछा गया। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को ग्लांड स्विट्जरलैंड में की गई। इसका प्रतीक क्या दोस्तों, पांडा, ये आपके SSC MTS में पूछा गया। इसका प्रतीक क्या है WWF का, पांडा। जीवों की देखरेख करना तथा उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना WWF का दोस्तों क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, जीवों का देखरेख करना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें, ये अधिनियम भी कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, ये आपके RRB में पूछा गया दोस्तों, जेल में। ठीक है, और दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1972 में, ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया। जलवायु अधिनियम कब आया, 1981 में। और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, सॉरी वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1981 में। और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1974 में। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। अब दोस्तों कुछ चीज़ें हमने मैन ऑफ इंडिया के नाम से रखी हैं, तो ये भी आपके लिए एक यूनिक सा चीज़ें हैं, आपको याद रखना। जैसे वाटर मैन ऑफ इंडिया कैसे होता है, राजेंद्र सिंह को कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हम वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने वाटर के लिए, पानी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों कभी सूखा होता था, बंजर होती थी, वहाँ दोस्तों इन्होंने पेड़ लगा के पानी की व्यवस्था कर करके धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें उगाती। ठीक है, तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, किसको, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ठीक है, ये आपके MP पीसीएस में पूछा गया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों सलीम अली जी को बोलते हैं। ठीक है, सलीम अली जी को हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों है ना, जादव पायोंग को बोलते हैं, इन्होंने जंगल लगा दे दोस्तों। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों रविंद्र कुमार सिन्हा जी को बोलते हैं। ठीक है, वहीं टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, कैलाश सांकेला को। ठीक है, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया यानी मेढक, है ना, मेढक जानते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, सत्यभामा दास बीजू को। दोस्तों ये आपके वीडियो एग्जाम में पूछ लिया गया है ना, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो सत्यभामा दास बीजू को। वही दोस्तों मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो माइल स्वामी अन्नादुरई को हम मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, चांद पुरुष। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता होगा दोस्तों इनके बारे में। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों के सिवान जी, आपको पता है इसरो का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया दोस्तों ऋतु करधाल, दोस्तों इन्होंने बहुत सारे मिशन में योगदान दिया है। ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन जी को बोलते हैं। वहीं मिल्क मैन ऑफ इंडिया दोस्तों वर्गीज कुरियन जी को बोलते हैं, दोस्तों आपको पता है इन्हीं द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया RRB NTPC में। आइस मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसको बोलते हैं, बर्फ पुरुष, तो चेवांग नारफ हिल को दोस्तों बोलते हैं। ड्रोन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों मिलिंद राज को बोलते हैं। वहीं देखिए वन जन्मोत्सव के जनक कौन है, वन महोत्सव जनक कौन है, तो KM मुंशी जी हैं। और दोस्तों भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा जी हैं। देखिए UPSI देखिए, है ना, सॉरी फॉरेस्ट SI में पूछा गया क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट दोस्तों 2022 में जो फॉरेस्ट SI के पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा जी। चलिए कुछ हम दिवस देख लेते हैं इनसे संबंधित दोस्तों, जिससे जैव विविधता दिवस का मनाते हैं 22 मई को। देखिए SSC CPO में पूछा गया है। भारतीय देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, ये भी पूछा जा चुका है SSC GD में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। और पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को पहली बार कब मनाया गया, 1974 में। और जल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 22 मार्च को। ये भी आपके SSC GD और SSC MTS में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब तो कुछ इकाइयाँ देख ले, जैसे एक मार्क कहते हैं ना, एक मार्क लगा है, बहुत अच्छी चीज़ होगी ना, एक मार्क लगा यानी खाद्यान्न गुणवत्ता के संबंधित अगर उसमें एक मार्क लगा दोस्तों वो शुद्ध होगा। ठीक, इको मार्क इसमें लगाते हैं पर्यावरण गुणवत्ता संबंधित, अगर यानी पर्यावरण के लिए दोस्तों ये सही है कि नहीं, इसमें दोस्तों हम इको मार्क को देखते हैं। ठीक, UP पीसीएस से पूछा गया। हॉल मार्क क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता संबंधित हॉल मार्क लगाते हैं। रुग मार्क क्या होता है, कालीन उत्पादन में बाल श्रम के अनुप्रयोग के लिए दोस्तों हम रुग मार्क लगाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे, ध्वनि प्रदूषण संबंधित, ये आपके UP पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कुछ दोस्तों होने वाली बीमारियों के बारे में बताएं तो आपको, तो मिनी माता रोग दोस्तों किसके कारण होता है, पारा की अधिकता कारण। दोस्तों मिनी माता क्या खाड़ी है दोस्तों, जापान में, वहीं से ये चीज़ें निकली हैं। देखिए मछलियाँ दोस्तों पारा खाती हैं और सब मछलियों को खाते हैं, तो इनमें मिनी माता रोग हो जाता है। यानी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको याद रखिएगा, ये कभी आप भूलिए मत,
है ना दोस्तों। मिनी माता रोग किससे, पारा की अधिकता से। देखिए आपको पता है कि जो माता जी होती है ना उनका पारा हाई होता है दोस्तों, बहुत मारती है ना माता, यानी मम्मी जी, सबकी मम्मी पारा हाई हुआ बहुत पिटाई करें, है ना। इटाई लोग दोस्तों किससे, कैडमियम से, ठीक है। इटाई से याद रखें तो खटाई किसमें होती है दोस्तों, आम को अमिया बोलते हैं ना, तो अमिया यानी कैडमिया, है ना। तो कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से क्या होगा, इटाई रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों नाइट्रेट की कमी से, नाइट्रेट की अधिकता से, कमी में बोल रहा हूँ, अधिकता से, ठीक है। ब्लैक फूड किससे होते हैं, आर्सेनिक, दोस्तों काले पैर हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ें, ये 4 के 4 दोस्तों रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किसकी अधिकता से, मिनी माता रोग, पारा की कमी से, खासकर यूपी टेट में बहुत पूछता है ना। तो मिनी माता पारा की अधिकता से, इटाई कैडमियम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, और दोस्तों ब्लैक फूड किससे, आर्सेनिक से। चलिए दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 दिसंबर 1984 को था, किसके कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से, ये आपसे पूछा आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। और दोस्तों पर्यावरण का शत्रु वृक्ष किसको कहते हैं, यूकेलिप्टस यानी सफेदा को हम पर्यावरण का शत्रु बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जल का आतंक किसको बोलते हैं, जलकुंभी को। और जड़ी बूटियों को रानी किसको कहते हैं, तुलसी को दोस्तों। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया, जड़ी बूटियों को रानी किसको कहते हैं, तो तुलसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारी ई बुक है, मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसमें आपके पहले से ही सारे लगा दे। कैसे मिलेगा, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से ले लीजिए, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमसे ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देरी किस बात की, चाहिए फटाफट दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर ऐप से जाकर ले लीजिए, कैसे भी करके आप ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।